हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS सर और मैं एडवोकेट राम शिरोमणि यादव। कानून से संबंधित जानकारी मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं, तो निश्चित रूप से आपको उस कानून के बारे में जानना चाहिए जिस देश में आप रह रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन। आज हम बात करेंगे मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में। तो मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपको कि क्या आपके अधिकार हैं जब आप वाहन चला रहे हों और क्या आपका दायित्व है जब आप वाहन चला रहे हैं। वैसे हम सबसे पहले मोटर व्हीकल एक्ट की बात कर रहे हैं, मोटर यान अधिनियम की बात कर रहे हैं। मोटर यान अधिनियम 1988 में आया। इसके पहले और भी तमाम प्रक्रियाएं थी और तमाम एक्ट थे जिसके तहत मोटर व्हीकल को कंट्रोल करने का काम किया जाता था, पर सही रूप से ये एक्ट 1988 में आया। 14 अक्टूबर 1988 को भारत गणराज्य के 39वें वर्ष में संसद द्वारा इसे अधिनियमित किया गया और पारित किया गया। तो तब से ये एक्ट लगातार जो है और आज भी काम कर रहा है भारत में। मोटरयान अधिनियम में ढेर सारे संशोधन हुए और जब से सरकार आई ये, और 2015 में काफ़ी संशोधन किए गए। तो 19 मार्च 2015 को मोटर यान अधिनियम में चेंजेस किया गया। जो मोटर यान अधिनियम 1988 था उसमें चेंजेस किए गए 2015 में और उसे नया नाम दिया गया मोटर यान संशोधित अधिनियम 2015। 2015 में क्या क्या अमेंडमेंट किए गए उसके बारे में मैं धीरे से और थोड़ा सा बताना चाहूँगा, बहुत कम शब्दों में। मोटर यान अधिनियम 1988 में जो नए चेंजेस किए गए 2015 में उसके बारे में, या 7 जनवरी 2015 को जो है प्रवृत्ति में आया और संशोधन लोगों के जानने में आया। नई धारा इसमें 2 का जोड़ा गया। 2 का जोड़ने का क्या अभिप्राय? 2 का बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 का और 2 का अंतर स्थापित किया गया। 2 का को 2 का में क्या है मैं बताऊंगा बहुत कम शब्दों में। ई गाड़ी और ई रिक्शा के बारे में व्यवस्था की गई, क्योंकि 2015 के पहले बैटरी से चलने वाली गाड़ियां और वाहन के बारे में कोई सख्त कानून नहीं था। इसलिए 2015 के बाद लगातार प्रचलन में ई रिक्शा और ई गाड़ियां आना शुरू हुई, जो कि प्रदूषण कम करती हैं। आप सभी जानते हैं, इसको हम दूसरी लेक्चर में विस्तार से जानेंगे अगर आवश्यकता होगी आपको। तो ई गाड़ी क्या है और ई रिक्शा क्या है, इनके अंतर्गत कौन कौन से वाहन आते हैं। तो ये ई रिक्शा और ई गाड़ी के बारे में प्रावधान 2 का में अमेंडमेंट करके किया गया। तो नई धारा 2 का अंतः स्थान जो है इसको लाया गया ई गाड़ी और ई रिक्शा को। धारा 7 में संशोधन किया गया, धारा 9 में संशोधन किया गया और धारा 27 में संशोधन किया गया 2015 में। अब ये क्या संशोधन किया गया, अगर मैं इसमें जाऊंगा तो लेक्चर बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको वास्तव में इसकी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जरूर से जरूर आपको बताऊंगा कि इसमें क्या संशोधन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फिटनेस प्रमाण पत्र को कहाँ डिफाइन किया गया है। तो मोटर व्हीकल एक्ट में धारा 56 में 56 में फिटनेस प्रमाण पत्र को डिफाइन किया गया है कि वे गाड़ियां कौन सी गाड़ियां इस लायक हैं, फिटनेस इतना ठीक है कि वो रोड पर चल सकती हैं, उसे धारा 56 में डिफाइन किया गया है। और धारा 147(3) बीमा प्रमाण पत्र की बात करती है। बीमा कई प्रकार के होते हैं और बीमा की अलग अलग क्वालिटी होती है और अलग अलग तरह से गाड़ी को इंश्योर करते हैं बीमा कंपनियां। तो हमें अपने बीमा करने के बारे में ज़रूर जानना चाहिए कि क्या क्या सुविधाएं बीमा देती है गाड़ी के। अगर बीमा है तो बीमा कंपनी क्या क्या लॉस को भरती है गाड़ी मालिक के, इसको हमें ज़रूर जानना चाहिए और उनके शर्त और नियमों का पालन करना चाहिए। तो बड़ी लंबी इसकी भी प्रक्रिया है, इसको हम फिर किसी लेक्चर में जानेंगे। अगर ज़रूरत होगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसकी भी वीडियो बनाऊंगा कि किस किस तरह से रिकवर करता है बीमा किसी के गाड़ी को। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, या कई चीज़ें अगर आप जानना चाहें इससे संबंधित तो कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ज़रूरी जानकारी है और आपको जानना चाहिए। ई गाड़ी के बारे में या ई रिक्शा के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। गाड़ी के पीछे कभी कभी आप देखते हैं 4 व्हीलर के पीछे यल लिखा होता है, रेड कलर से रेडियम से यल लिखा होता है। इसका क्या मतलब होता है? और प्रशिक्षार्थी लाइसेंस जिनके पास होता है वो ये गाड़ियाँ चलाते हैं, इस तरह की गाड़ियाँ चलाते हैं। तो यल जो गाड़ी के पीछे लिखा होता है उसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताऊंगा। केंद्र सरकार द्वारा क्या नियम बनाए जा सकते हैं मोटर व्हीकल एक्ट में, राज्य सरकार के द्वारा कहां तक हस्तक्षेप किया जाता है मोटर व्हीकल एक्ट में, मंजिली गाड़ियां किसे कहते हैं। आप देखते हैं 2 मंजिली 3 मंजिली बसें और गाड़ियां होती हैं,
तो 2 मंजिली 3 मंजिली गाड़ियां क्या होती हैं और कहां से इनकी परमिट मिलती है, कहां से परमिशन मिलती है, किन रोडों पर ये चल सकती हैं, इसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठेला गाड़ी आप देखते हैं जहां पर ठेके पर गाड़ी चल रही है या जहां टैक्सी स्टैंड पर आपने देखा होगा एक पट्टी से रंग कर और बीच में ठेका गाड़ी लिखकर गोल बनाकर उसमें ठेका गाड़ी लिखा हुआ है। तो कैसी गाड़ियों पर ठेका गाड़ी लिखा होगा और इन गाड़ियों को किन नियमों और शर्तों का पालन करना होगा, कैसे ठेका गाड़ी आपकी गाड़ी ठेका गाड़ी हो सकती है, इसको जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं नई वीडियो इसके लिए लेकर आऊँगा। मोटर कैब क्या है? मोटर कैब आप जानते हैं अच्छी तरह से, अगर आप बाहर रहते हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता जैसे शहरों में आप गए तो मोटर कैब के बारे में जानते हैं। अगर नहीं जानते, जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्राइवेट सेवा माल क्या है? प्राइवेट वाहन जो होते हैं वो कैसे वाहन होते हैं, कैसे पंजीकृत होता है और क्या क्या काम कर सकते हैं, और बीमे का क्या प्रभाव है, गाड़ी पर बीमे का क्या प्रभाव है, बीमा किस किस को रिकवर करता है और किस किस तरह से रिकवर करता है। अगर ये आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ये सारी बातों में से अगर कुछ भी आप जानना चाहते हैं विस्तार से तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं नई वीडियो अपने मेन टॉपिक पर जिसकी हम बात करें, मोटर व्हीकल एक्ट में वाहन स्वामी को और वाहन चलाने वाले ड्राइवर को, कंडक्टर को क्या अधिकार प्राप्त है और किस तरह से वो अपने वाहन की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। पुलिस प्रताड़ना वाहन को लेकर बढ़ती जा रही, इसीलिए शायद ये वीडियो लेकर आने की आवश्यकता पड़ी मुझे, और कई लोगों ने कमेंट भी किया कि वाहन से संबंधित कोई वीडियो दें सर, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। बने रहिए आप मेरे साथ अधिक जानकारी के लिए। पुलिस अपने मनमानी पर उतारू है, वाहन चालकों को तरह तरह से परेशान कर रही है, इसमें दो राय नहीं है। और जनता में भी इस बात को लेकर काफ़ी रोष है और जनता भी कम चालाक नहीं है। मैं देख रहा हूँ कई सारे लोग जिनका दूर दूर तक कोई संबंध किसी से नहीं है, वो अपने गाड़ी पर एडवोकेट के लोगो लगाकर, पुलिस का लोगो लगाकर, वन विभाग के लोगो लगाकर और अन्य प्रकार के लोगो लगाकर या उत्तर प्रदेश सरकार लिखकर वो अपनी गाड़ियों पर चल रहे हैं ताकि उनकी गाड़ियों को कोई टच ना करे। तो ये भी गलत है। और जो पुलिस प्रताड़ना बढ़ी है, पुलिस मनमानी कर रही है जो वाहन स्वामियों के साथ, वाहन चालकों के साथ, मुझे लगता है इसी को देखते हुए ये रवैया जनता के बीच बढ़ा है। अगर पुलिस मनमानी ना करे तो हो सकता है सब कायदे से वाहन चलाएं अपने और इस तरह के काम ना करें। वाहन चालकों के अधिकार और कर्तव्य के बारे में हम बात करेंगे। एक्ट की धारा 130 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत पुलिस दस्तावेज आपका जब्त नहीं कर सकती है, आपको ये जानना चाहिए। अब पुलिस किसी भी तरह से आपके दस्तावेज जो भी आपके पास हैं उसको जब्त नहीं करेगी। मोटर वाहन के अंतर्गत आपका जो मोटर वाहन है उसके अंतर्गत जो है पुलिस द्वारा मांगे जाने पर आपको पेपर दिखाना होगा। यदि आपके पास पेपर नहीं है, पुलिस ने आपको रोक लिया और पेपर आपसे मांग रही है पुलिस, तो प्रथम दृष्टया आपको डीएल तो दिखा ही देना चाहिए। डीएल आपको दिखा देना चाहिए कि ये मेरा परमिट है गाड़ी चलाने के लिए। यदि आपके पास पेपर नहीं है तो आप उससे जो है समय मांग सकते हैं 15 दिन का, कि 15 दिन के अंदर आप जहां भी होंगे आप ले जाकर उसे पेपर दिखा देंगे। अगर आपके पास पेपर नहीं है, फिर भी बड़े शहरों में या कई जगह या मेरे ही शहर में ग्रीन कार्ड बनता है। ग्रीन कार्ड या अन्य कार्ड उत्तर प्रदेश सरकार या राज्य सरकार द्वारा कार्ड बनाया जाता है। अगर उस कार्ड को, आपके पास वो कार्ड है, तो आपको किसी भी पेपर को लेकर चलने की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार का यदि कोई दस्तावेज है तो आप उसे दिखा दें। उसमें आपका अगर डीएल इंक्लूड है तो फिर डीएल भी दिखाने की ज़रूरत आपको नहीं है। डीएल, आरसी, प्रदूषण, बीमा, फिटनेस देखने के लिए मांगती है पुलिस। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी जानता हूं और देश का हर नागरिक जो वाहन चला रहा है वो जानता है। इन सभी चीज़ों को, चाहे वो आपका डीएल हो, चाहे आपकी आरसी हो, चाहे आपके प्रदूषण का कार्ड हो, चाहे बीमा हो, चाहे फिटनेस हो, इन सब में से किसी कागज को पुलिस जब्त नहीं करेगी किसी भी दशा में। वो आपके कागज को देखेगी और अगर आपके कार्ड वैलिड हैं, आपके सारे का पेपर गाड़ी के वैलिड हैं, तो आप जो है वहाँ से आपको पुलिस जाने देगी ससम्मान। इसमें किसी भी तरह का नुकुस नहीं होगा। मौके पर सिर्फ डीएल अगर आपके पास है तो डीएल जरूर मौके पर दिखा दें। मैंने बताया अन्य पेपर के लिए, अगर अन्य पेपर आपसे मांगती है तो एक ऐप आता है यम परिवहन, या परिवहन विभाग के और कई सारे ऐप मोबाइल पर चलते हैं। तो एम पेपर, अगर एम परिवहन खोलकर आप बाकी पेपर अपने कागजात अपनी गाड़ी के एम परिवहन पर दिखा सकते हैं। एम परिवहन के अलावा यदि और कोई ऐप हो आपके पास जिसमें गाड़ी की सारी डिटेल दिखाई पड़ती हो, तो उस डिटेल को भी पुलिस वाले को आप अपनी मोबाइल खोलकर
पेपर अपनी मोबाइल पर दिखा सकते हैं, दस्तावेज अपनी मोबाइल पर दिखा सकते हैं, वो देखने से मना नहीं करेगा। और सारे दस्तावेज, यदि आपके पास कोई ऐप नहीं है और आपने फ़ोटो खींच कर रखी है अपने मोबाइल में अपने गाड़ी के पेपर के, तो उसे भी देखने से पुलिस वाला मना नहीं करेगा, उसे देखेगा। यदि उसे सत्य प्रतिलिपि देखनी है तो उसके लिए आप समय मांगेंगे कि आप हमें समय दीजिए, 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 15 दिन के अंदर मैं आपको जहां आप कहेंगे सत्य प्रतिलिपि मैं दिखा दूंगा। तो आप उसे समय ले लेंगे, वो आपको छोड़ देगा। और जब भी आप समय लिए रहें तब उसके ऑफिस में जाकर, परिवहन विभाग की ऑफिस में, या जो भी हो, टीआई हो कोई, या फिर कोई पुलिस वाला हो, जो भी हो जिसने मांगा है, उसे आप अपने सत्य प्रतिलिपि सही पेपर दिखा देंगे और वो आपको ये समय ज़रूर देगा। दस्तावेज कब जब्त कर सकती है पुलिस, अगर इसके बारे में बात करें तो केवल 2 स्थिति में पुलिस आपके दस्तावेज को जब्त कर सकती है। और वास्तविकता यह है कि पुलिस आपकी गाड़ी को भी सीज कर सकती है। 207 MB एक्ट में पुलिस को पावर है, लेकिन गलती आपकी होनी चाहिए। गाड़ी चलाते समय अगर आप मोबाइल पर बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पुलिस आपके पेपर को जब्त करने का अधिकार रखती है, आपके सारे पेपर रख लेगी पुलिस। यदि वाहन चलाते समय आपने शराब पी रखी है तो पुलिस आपके पेपर को जब्त कर सकती है। पूरा अधिकार है पुलिस को कि वो आपके पेपर को रख ले। परंतु किसी भी दशा में यदि आपके गाड़ी के पेपर को पुलिस ले लेती है तो आपको एक रसीद देगी और उस रसीद पर, एक रसीद अपने पास रखेगी और उस पर आपके हस्ताक्षर करवाएगी। जिन जिन कागजों को, डीएल, आरसी, प्रदूषण, बीमा, फिटनेस, जिस भी कागज को पुलिस लेगी या सारे कागज को अगर पुलिस लेती है तो सारे कागज का ब्यौरा उस पर्ची पर, रसीद पर लिखा होगा कि इस डेट में, इस समय, मैं जो भी वो पदनाम होगा उसका, मैंने इनके इस कागज को प्राप्त किया है, रख लिया है, किन कारणों से रख लिया है, वे कारण और किन किन कागजों को रखा है, उसकी एक रसीद तैयार करेगा अधिकारी और वो आपको देगा। तो अगर पुलिस आपसे कोई भी कागज ले लेती है आपके वाहन से संबंधित तो आप वहां से जाएं नहीं तब तक जब तक आप उसकी रसीद ना प्राप्त कर लें कि पुलिस ने आपके वाहन का कागज जब्त हैं कि आपके अधिकार क्या हैं जब आप वाहन चला रहे हैं। आपके अधिकारों के बारे में बात करें, यदि कोई पुलिस वाला या कोई टीआई या कोई भी व्यक्ति जो अथराइज्ड है आपके वाहन को रोकने के लिए, आपको लगता है कि आपके वाहन को रोक लेगा तो आप वाहन को धीमा करें और धीरे से उस व्यक्ति के पास जाएं, क्योंकि हम देखते हैं जहां चेकिंग लगी रहती है तो वहां ऑलरेडी सारे वाहन रुकवाते हैं, तो ऐसी जगहों पर हम वाहन को धीमा कर देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है और करना चाहिए हमें। मगर यहीं पर मैं आपके अधिकारों की बात करूंगा कि जैसे ही कोई व्यक्ति रोकता है, कोई अधिकारी आपकी गाड़ी को रोकता है, तो पहले आप उससे पूछेंगे कि आपके द्वारा मेरी गाड़ी क्यों रुकवाई गई है, क्या कारण है मेरी गाड़ी को रुकवाने का। वो तुरंत आपको आपकी गाड़ी को रुकवाने का कारण बताएगा। पुलिस से आप आईडी मांगिए, अगर आपको लगता है कि अथराइज नहीं है ये व्यक्ति मेरी गाड़ी रुकवाने के लिए या इसको ये पावर नहीं है, तो आप उससे आईडी मांगिए उसकी। अगर व्यक्ति वो जो ड्यूटी कर रहा है अगर वो अथराइज्ड भी है या नहीं है, अगर वो अपनी आईडी दिखाने से मना करता है तो निश्चित रूप से आपको अपना पेपर दिखाने के लिए वो बाध्य नहीं करेगा। अगर वो अपनी आईडी नहीं दिखाता तो अपने पेपर मत दिखाइए, आप कहिए कि मैं आपको अपनी गाड़ी के पेपर नहीं दिखाऊंगा, आप साफ मना कर सकते हैं। अगर वो व्यक्ति अपनी आईडी दिखाने से मना करता है तो जिसने आपकी गाड़ी रुकवाई है। दूसरी बात, इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए, जो भी अधिकारी चेकिंग कर रहा है उसको वर्दी में होना चाहिए और वर्दी के ऊपर उसका नेम प्लेट जरूर लगा होना चाहिए। नेम बैच जो लगा होता है वो जरूर लगा होना चाहिए ताकि आपको ये पता चल सके कि इस व्यक्ति का नाम क्या है और उसके बारे में आपको जानकारी हो सके। यदि ऐसा नहीं है तो आप उसके नाम के बारे में पूछ सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो पहली बात तो ये गलत है। लेकिन अगर किसी तरह से मान लीजिए वो कहता है कि वो बैच लगाना है जल्दी जल्दी में या भूल गया या कुछ भी बात है, तो वर्दी में तो उसे होना ही चाहिए और नेम बैच होना चाहिए। उसके ना होने की दशा में आप उसका नाम पूछ सकते हैं और उसकी आईडी मांग सकते हैं। अगर वो आईडी दिखाने से मना करता है तो आप कागज दिखाने से मना कर सकते हैं। यदि कोई कार में बैठा व्यक्ति है, कभी कभी हम देखते हैं कार कभी नो पार्किंग में जोन में हमें खड़ी करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने के नाते, और अक्सर अभी मैं जल्दी गया था बाहर तो मैंने देखा, मुझे इमरजेंसी में जाना था अंदर, तो मैंने देखा कि पार्किंग में बहुत सारी भीड़ है
और जल्दी जल्दी में मैंने गाड़ी को रोड के किनारे पार्क कर दिया, जहाँ मुझे पूरी आशा थी कि मैं लौट कर आऊँगा तो मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी और हो सकता है महानगर पालिका वाले गाड़ी को उठा ले जाएं या टीआई आरटीओ या जो भी हो गाड़ी को मेरे ले जा सकता था। खींच के ले जाने का पावर है उनको, अगर गाड़ी आपकी सही स्थान पर नहीं खड़ी है। तो कोई भी व्यक्ति अगर गाड़ी में बैठा हुआ है आपके, तो कोई भी आपकी गाड़ी को खींच कर नहीं ले जाएगा, चाहे वो जो हो। कार में बैठा है अगर कोई व्यक्ति, किसी गाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा है, तो गाड़ी किसी भी अधिकारी द्वारा या किसी विभाग के द्वारा खींची नहीं जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो चेकिंग कर रहा है वो बैठे गाड़ी में बैठे किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलने के लिए या गाड़ी से उतरने के लिए मजबूर नहीं करेगा। ये हैं आपके अधिकार। अधिकार जहाँ होते हैं वहाँ जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। भारत के संविधान में कर्तव्य हैं, तो आपके अधिकार हैं तो कर्तव्य भी है। तो अधिकारों के साथ कर्तव्य का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने अधिकार को जान रहे हैं तो हमें अपने कर्तव्यों को और अपनी जिम्मेदारियों को ज़रूर समझना चाहिए। तो मेरा ये कहना है आपसे, और आपको इस बातों को मानना भी चाहिए। फोर व्हीलर अगर आप चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाएं, सीट बेल्ट बिना लगाए फोर व्हीलर ना चलाएं। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, आप अगर जानते हो तो, अगर ना जानते हो तो भी, सीट बेल्ट जब हम लगा लेते हैं, आजकल जितनी नई गाड़ियां आ रही हैं सब सेंसर पर काम करती हैं। एयर बैग लगे होते हैं और वो गाड़ियां जो है इतने सेंसर लगे होते हैं कि पूरी तरह सेंसर पर काम करती हैं। तो अगर हम सीट बेल्ट लगाए रहते हैं तो सुचारू रूप से गाड़ी के सारे सेंसर काम करते रहते हैं और दुर्घटना की स्थिति में निश्चित रूप से हमें बचाने का काम सीट बेल्ट तो करती ही है, बाकी और सारे सेंसर जो गाड़ी में लगे होते हैं वो काम करने लगते हैं और आदमी दुर्घटना के बाद ही बच जाता है। तो इसलिए हर हालत में हमें सीट बेल्ट लगानी चाहिए। जब गाड़ी सेंसर पे नहीं थी, वैसे गाड़ियाँ आती थी, तब भी सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी था और आज भी ज़रूरी है। तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं, अपना और अपने परिवार, अपने समाज की सुरक्षा के लिए। निर्धारित गति सीमा का पालन करें। हम रोड पर देखते हैं लिखा होता है कि अधिकतम गति 40 किलोमीटर, अधिकतम गति 80 किलोमीटर, अधिकतम गति 120 किलोमीटर। तो अधिकतम गति सीमा का पालन करें, अधिकतम गति सीमा के नीचे ही रोड पर चलें। शराब पीकर कभी भी वाहन को ना चलाएं, इससे आपको खतरा होगा, प्लस जो और रोड पर चल रहे हैं उन्हें खतरा होगा। अगर आपको खतरा होगा तो निश्चित से आपके परिवार को खतरा होगा, आपके समाज को खतरा होगा। तो आप शराब पीकर गाड़ी कभी ना चलाएं। मैंने देखा, मैं जा रहा था पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से लखनऊ जाना हुआ मेरा, तो मैंने देखा कि वहाँ पर लिख रखा था, प्रशासन ने लिख रखा है कि नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। तो मैंने देखा बतौर एडवोकेट, मुझे बड़ी हंसी आई और मुझे लगा कि यहाँ शायद प्रशासन को लिखना चाहिए था कि शराब के नशे में गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि अगर पूर्वांचल जैसे एक्सप्रेस वे पर कोई चल रहा है तो नशा तो उसको है किसी न किसी चीज़ का। मैं जो है जा रहा था पीजीआई, मुझे काम था, तो मुझे ये नशा था कि मैं जल्दी से पीजीआई पहुंच जाऊं और मरीज़ टाइम से पहुंच जाए ताकि उसकी जान बच सके। किसी को कहीं जाने का नशा था। बहुत गाड़ियां बहुत तेज़ चलती थी और तेज़ चलने के लिए एक्सप्रेस वे भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का कि ऐसी सड़कें हमें दी। और हार्ट पेशेंटों के लिए बहुत अच्छी सड़क है, बलिया से लखनऊ जाने के लिए बड़ी सराहनीय काम है ये सरकार का, और ऐसे काम को सरकार को करना भी चाहिए निहायत। तो अगर हम कहीं जा रहे हैं या हम गाड़ी चला रहे हैं तो किसी नशे में तो है ही, कोई ना कोई नशा तो है ही, पर शराब का नशा नहीं है। वो कहीं पहुंचने का नशा है, कहीं जल्दी पहुंचने का नशा है, किसी अपने से मिलने का नशा है, किसी काम का नशा है। तो इस चीज़ के नशे हो सकते हैं, लेकिन शराब का नशा नहीं। तो शराब के नशे में सेवन ना करें, मगर वहाँ पर लिखा हुआ है कि नशे में गाड़ी ना चलाएं। और मैंने देखा कि हमें जल्दी पहुँचने का नशा था कि काम की वजह से, तो मुझे हंसी आई कि ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ लिखना चाहिए था शायद कि शराब के नशे में या अन्य किसी मादक पदार्थ के नशे में गाड़ी ना चलाएं, शायद ऐसा होना चाहिए था। चलिए ठीक, बात करते हैं आगे। सड़क पर अपनी लेन में चलें, जिस तरफ आपका लेन है उसी तरफ चलें, तभी आप सुरक्षित चलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं डेली देखता हूं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं मैं देख ही लेता हूं कि बाइक चलाते समय या कार चलाते समय आदमी मोबाइल पर बात करते रहते हैं, ड्राइवर मोबाइल पे बात करता है। तो हमें किसी भी दशा में ये याद रखना है कि मोबाइल पे बात नहीं करना है। गाड़ी चलाते समय कभी भी मोबाइल पर बात ना करें। पुलिसकर्मी के द्वारा झगड़ा कभी ना करें। कोई भी आपको पुलिसकर्मी रुकवाता है तो उससे झगड़ा कभी ना करें। इसकी शिकायत अपने उसके उच्च अधिकारियों को करें। अगर वो लीगल तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसके जो उच्च अधिकारी हैं उससे उसकी शिकायत करें। झगड़ा झंझट से बचें और स्वच्छ वाहन चलाएं, साफ वाहन चलाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगर मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित और कोई जानकारी आपको चाहिए
तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।